स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत में हाल की मौसम संबंधी घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पूर्वोत्तर मानसून आमतौर पर तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे क्षेत्रों में अक्टूबर से दिसंबर तक वर्षा लाता है। 2. दक्षिण पश्चिम मानसून आधिकारिक तौर पर अक्टूबर के मध्य तक देश से वापस चला जाता है, जिसके बाद आमतौर पर उत्तर पूर्वी मानसून आ जाता है। 3. हाल के मानसून के मौसम में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में हाल की मौसम संबंधी घटनाएं पूर्वोत्तर मानसून आमतौर पर तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे क्षेत्रों में अक्टूबर से दिसंबर तक आता है, अतः कथन 1 सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून आधिकारिक तौर पर अक्टूबर के मध्य तक देश से वापस चला जाता है, जिसके बाद आमतौर पर उत्तर पूर्वी मानसून आ जाता है, अतः कथन 2 सही है। मानसून के मौसम में लगभग हर दिन भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की रिपोर्ट के साथ चरम मौसम की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यूक्लिड मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूक्लिड मिशन का लक्ष्य ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D मानचित्र बनाना है, जो आकाश के 1/3 भाग को कवर करेगा। 2. इस मिशन का उद्देश्य डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझना है, जो मिलकर ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं। 3. वर्तमान मानचित्र पहले ही अंतिम लक्ष्य का 50% कवर कर चुका है तथा 28 मिलियन आकाशगंगाओं को प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूक्लिड मिशन का लक्ष्य ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D मानचित्र बनाना है, जो आकाश के 1/3 हिस्से को कवर करेगा, अतः कथन 1 सही है। मिशन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझना चाहता है, जो ब्रह्मांड के 95% हिस्से के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही है। वर्तमान मानचित्र लक्ष्य का केवल 1% कवर करता है और 14 मिलियन आकाशगंगाओं को प्रदर्शित करता है, न कि 50% या 28 मिलियन आकाशगंगाओं को, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीएमओ एक ऐसा जीव है जिनके डीएनए में आनुवंशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधन किया जाता है। 2. कृषि मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति खतरनाक सूक्ष्मजीवों के बड़े पैमाने पर उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव का आशय ऐसे जीव हो, चाहे वह जंतु, पादप या सूक्ष्म जीव हो, से है जिनके डीएनए में आनुवंशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधन किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है, न कि कृषि मंत्रालय के तहत, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसानों को प्रदान की जाने वाली कोई भी सहायता जो सामान्यतः एम्बर बॉक्स में होती है, उसे ब्लू बॉक्स में शामिल किया जाता है यदि इसके लिए किसानों को उत्पादन सीमित करना पड़ता है। 3. पैच। 2. ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर कोई व्यय सीमा नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किसानों को प्रदान की जाने वाली कोई भी सहायता जो सामान्यतः एम्बर बॉक्स में होती है, उसे ब्लू बॉक्स में शामिल किया जाता है यदि इसके लिए किसानों को उत्पादन सीमित करना पड़ता है, अतः कथन 1 सही है। इन उपायों का उद्देश्य व्यापार एवं उत्पादन विकृतियों को कम करना है। वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर कोई व्यय सीमा नहीं है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही वालिस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट जीव जंतुओं वाले क्षेत्रों को अलग करने वाली एक काल्पनिक सीमा है। बी. यह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को विभाजित करने वाली एक देशांतर रेखा है। सी. यह यूरोप और एशिया के बीच एक भू राजनीतिक सीमा है। डी. यह हिंद महासागर में एक विवर्तनिक भ्रंश रेखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वालिस रेखा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट जीव जंतुओं वाले क्षेत्रों को अलग करने वाली एक काल्पनिक सीमा है। यह जैव भौगोलिक विभाजन की एक प्रमुख रेखा है, जिसमें दोनों ओर प्रजातियों में काफी अंतर देखने को मिलता है।
यह मक्कासर जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है, जो बोर्नियो के पूर्वी तट और सुलावेसी के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। यह बाली और लोम्बोक के बीच फैला हुआ है तथा सुंडा एवं साहुल महाद्वीपीय तटों को अलग करती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे कोलोसल A23A का सबसे बेहतर वर्णन किस रूप में किया गया है? ए. दक्षिणी महासागर में खोजी गई एक नई गहन समुद्री खाड़ी। बी. प्रशांत महासागर का एक नवनिर्मित ज्वालामुखी द्वीप। सी. दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास बहता हुआ एक हिमखंड। डी. आर्कटिक में टूटती हुई विशाल बर्फ की चट्टान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग कोलोसल A23A दक्षिण जॉर्जिया द्वीप से लगभग 70 किलोमीटर दूर अटका हुआ है, जो संभवतः अपने वन्यजीव आवासों को पारिस्थितिक क्षति से बचा रहा है। A23A वर्ष 1986 में फिल्चनर आइस शेल्फ से टूट गया और 30 से अधिक वर्षों तक मिडल सागर में अटका रहा और वर्ष 2020 में उत्तर की ओर दक्षिण जॉर्जिया द्वीप की ओर बहना शुरू कर दिया। आइसबर्ग के भूमि पर अवतलन और विगलन से निकलने वाले पोषक तत्व समुद्री भोजन की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र को सहायता मिल सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एक विकेंद्रित डिजिटल खाता बही है जो कंप्यूटरों के एक नेटवर्क पर लेन देन को रिकॉर्ड करती है। 2. ब्लॉकचेन बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोकरेंसी का आधार है और इसका उपयोग आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से लेकर विकेंद्रीकृत वित्त तक में किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एक विकेंद्रीकृत डिजिटल खाता बही है जो कंप्यूटर के नेटवर्क पर लेन देन को रिकॉर्ड करती है, अतः कथन एक सही है। श्रृंखला के प्रत्येक ब्लॉक में कई लेन देन होते हैं और जब भी ब्लॉकचेन पर कोई नया लेन देन होता है तो उस लेन देन का रिकॉर्ड प्रत्येक भागीदार के खाते में जोड़ दिया जाता है। ब्लॉकचेन की विकेंद्रीकृत प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी इकाई पिछले लेन देन को परिवर्तित या हटा नहीं सकती, जिससे उच्च स्तर की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। ब्लॉकचेन, जो मूल रूप से बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोकरेंसी का आधार है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से लेकर विकेंद्रीकृत वित्त तक विविध अनुप्रयोगों को सशक्त बनाने वाली एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में विकसित हुई, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक वैधानिक बोर्ड है जिसका गठन आधिकारिक तौर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2003 में किया गया था। 2. NBWL के अध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं तथा ये वन्यजीवों एवं वनों के संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। 3. NBWL की स्थायी समिति की अध्यक्षता राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा क्रमिक रूप से की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक वैधानिक बोर्ड है जिसका गठन आधिकारिक तौर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2003 में किया गया था, अतः कथन एक सही है। NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा यह वन्यजीवों एवं वनों के संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह बोर्ड सलाहकार प्रकृति का है और यह वन्यजीव संरक्षण के लिए नीति निर्माण पर सरकार को सलाह दे सकता है। यह सभी वन्यजीव संबंधी मामलों की समीक्षा के साथ राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उसके आसपास परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। NBWL की स्थायी समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है? 1. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 2. प्रधानमंत्री, 3. सरकारी अधिकारी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोकपाल का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि के मामलों को छोड़कर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों समूह AD आते हैं। इसमें संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थाओं के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी, केंद्र सरकार द्वारा आंशिक या पूर्णतः वित्त पोषित या नियंत्रित संस्थाएं या विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक विदेशी दान प्राप्त करने वाले संगठन भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया कि सभी न्यायाधीश, चाहे वे उच्च न्यायालयों में हो या सर्वोच्च न्यायालय में, संविधान के तहत नियुक्त किए जाते हैं, जिससे वे लोकपाल के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है, अतः विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वदेशी आंदोलन विभाजन विरोधी आंदोलन के साथ शुरू हुआ जो बंगाल प्रांत को विभाजित करने के लॉर्ड कर्जन के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। 2. वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वदेशी आंदोलन विभाजन विरोधी आंदोलन के साथ शुरू हुआ जो बंगाल प्रांत को विभाजित करने के लॉर्ड कर्जन के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था, अतः कथन एक सही है। बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को रोकने के लिए सरकार पर दबाव डालने हेतु उदारवादियों द्वारा विभाजन विरोधी अभियान शुरू किया गया था। सरकार को याचिकाएं लिखी गई, सार्वजनिक बैठकें आयोजित की गई और हिताबादी, संजीवनी और बंगाली जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों का प्रसार किया गया। वर्ष 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वशासन या राज्य को आईएनसी का लक्ष्य घोषित किया, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रायः समाचारों में देखे जाने वाला वन चाइना नीति का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए. वन चाइना नीति के अनुसार ताइवान चीन का हिस्सा है और केवल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही संपूर्ण चीन की विधि सम्मत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। बी. पीआरसी और रिपब्लिक ऑफ चाइना को चीन की विधि सम्मत सरकार के रूप में समान मान्यता प्राप्त है। सी. ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है जिसका चीन पर कोई दावा नहीं है। डी. आरओसी को ताइवान सहित संपूर्ण चीन पर संप्रभुता प्राप्त है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।